Hey there, welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 6 of class 11th Physics, that is work, power, energy. And our today's topic is collision. Right? आज हम डिस्कस करेंगे collisions. ठीक है, collisions डिस्कस करते हैं. राइट अब देखो कोलिजन बेसिकली सब जानते हैं, दो बॉडीज़ का टकरा जाना, बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती है, उनको बोलते हैं हम कोलिजन. अब हमारे पास तीन टाइप के कोलिजन होते हैं. पहला होता है इलास्टिक, ठीक है, फिर होता है आपका इनइलास्टिक, और फिर थर्ड होता है हमारा प्लास्टिक कोलिजन. राइट अब देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है. इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिनमें एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी उनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता. यानी कि दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं तो हो सकता है अगर एक बॉडी की एनर्जी कम हो गई है तो दूसरे की बढ़ गई होगी, और अगर दूसरे की कम हो गई है तो पहले वाले की बढ़ गई होगी. ऐसा पॉसिबल है. तो ऐसे कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन. इसमें किसी भी तरीके का कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता. यूजुअली डे टू डे लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं उनमें हीट रिलीज होती है ना. मान लो एक्सीडेंट ही हो गया कोई, अगर आप जब हाथों हाथ एक्सीडेंट होता है, अगर आप बॉडीज़ को, कार वगैरह को, बाइक को छू के देखो तो बहुत गर्म हो रही होती है. राइट इवन अगर कोई किसी के स्लैब भी मारता है तो दैट इज़ ऑल्सो कोलिजन. वहाँ भी क्या होता है, गाल पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है और हाथ पे भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है. तो ड्यूरिंग कोलिजन्स जो यूजुअली हीट जनरेट होती है तो देयर इज़ ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, बट इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज़ नेवर एनी लॉस ऑफ एनर्जी. तो ऐसा कोलिजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ऐसा कोलिजन यूजुअली आपको माइक्रो पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच के जो कोलिजन्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं. राइट अच्छा अब कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप, ऐसा कह लो बहुत ज़्यादा रिजिड बॉडी है, ठीक है, और अगर आप स्पेस में चले जाओ तो वहाँ पे भी जो कोलिजन होते हैं वो ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं. राइट तो इलास्टिक कोलिजन कौन से कोलिजन होते हैं कि लेट्स सपोज एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है जो v वेलोसिटी से चल रही है. थोड़ी देर बाद ये u इससे टकरा जाती है, ठीक है, और टकराने के बाद ये मान लो m1 बॉडी है, m1 मास की, m2 मास की, तो m1 और m2 में क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है. और कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों की बॉडीज़ में चेंज हो जाता है. तो हम क्या देखते हैं, इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई. राइट यानी कि पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी एनर्जी रहेगी. राइट अच्छा तो इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है कि भाई कोलिजन्स इन विच एनर्जी इज कंजर्व्ड. एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है. इन कोलिजन्स में एनर्जी कंजर्व रहती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब ये इनको बाद में डिस्कस करेंगे, इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन को, ठीक है. एनर्जी इज कंजर्व्ड यानी कि ये m1 मास की बॉडी है विच इज़ मूविंग विद u1 वेलोसिटी, एंड ये m2 मास की बॉडी है इसी के सामने विच इज़ मूविंग विद v2 वेलोसिटी, सॉरी u2 वेलोसिटी. और कुछ देर बाद क्योंकि u1 ज़्यादा है u2 से, तो कुछ देर बाद u1 इससे टकरा जाएगा. और जब ये टकराएगा, m1 मास की बॉडी, m2 मास की बॉडी, टकराने पे कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद जब ये बॉडी सेपरेट होंगी तो हम मान लेते हैं m1 मास की जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाएगी और m2 मास की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी. यानी कि पहले की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी जो होगी इनके बीच में वो सेम होगी. यानी पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर इस बॉडी की, और इसकी कितनी होगी कोलिजन से पहले, हाफ m2 u2 स्क्वायर. वो बराबर होगी जो एनर्जी पहले थी, टकराने के बाद भी दोनों बॉडीज़ में जो एनर्जी होंगी वो सिस्टम में जो एनर्जी होगी बराबर होगी, है ना. ऐसा हो सकता है इसकी कम हो जाए, इसकी बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए, इसकी बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी होगी सिस्टम की वो चेंज नहीं होगी. यानी बाद में एनर्जी जो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, वो पहले वाली एनर्जी और बाद वाली एनर्जी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. राइट तो एनर्जी इसमें क्या होती है, कंजर्व हो जाती है. ठीक अच्छा अब एनर्जी कंजर्व रहती है. दूसरी चीज़ क्या रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ाई है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो इसमें क्या रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. देखो दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है. एनर्जी का लॉस हो सकता है पर मोमेंटम का कंजर्वेशन बना रहता है. मोमेंटम लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम इतना बेहतरीन लॉ है, और एनर्जी लॉस हो रही हो या ना हो रही हो
वो हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा कि m1u1 प्लस m2v2 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2 है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 है ना। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, अच्छा अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये कोलिजन के लिए टर्म होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको ई से डिनोट करते हैं हम, इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से। और ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि क्या होगा, देखो कि भाई u1 ज़्यादा है u2 कम है, तो आप ये बताओ ये कितनी वेलोसिटी से इसको अप्रोच कर रहा होगा। ये वाली बॉडी m1 बॉडी इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से बढ़ रही होगी? तो ये बढ़ रही होगी u1 माइनस u2 की, लेट्स सपोज ये 40 से बढ़ रही है और ये 60 से बढ़ रही है, तो ये इसकी तरफ कितनी से बढ़ रही है? ये टकराने के लिए कितनी से बढ़ रही है? ये 20 की वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये सोचो ना, ये 40 यूनिट की वेलोसिटी है और ये 60 यूनिट की वेलोसिटी है, तो जब ये टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? 20 यूनिट की, क्योंकि 40 अगर दोनों ही 40 चल रहे होते तो कभी भी नहीं टकराते, ये कभी भी इसकी तरफ बढ़ता ही नहीं। तो इसकी तरफ रिलेटिव वेलोसिटी जाननी है हमको यहाँ पे, रिलेटिव टू दिस मास, इस मास की वेलोसिटी कितनी है? 20 यूनिट की, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसको अप्रोच करने की वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? u1 में से क्या माइनस कर दो? u2। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टकराने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी क्या ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, तो सेपरेशन होने के लिए आप v2 में से क्या माइनस कर दो? v1, v2 माइनस v1। ये फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो जब भी आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, जब भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी? 1, राइट। तो ये बात हुई इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ई की वैल्यू क्या होती है? 1, वेयर ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला ये होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बात करते हैं अपन किसकी? इन इलास्टिक कोलिजन की। राइट, बात कर लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। तो दूसरा कोलिजन है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको देखने को मिलता है, इसमें एनर्जी का लॉस होता ही होता है। जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है इधर से उधर, लेकिन सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। कोलिजन के दौरान एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, राइट। तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है भाई, यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। पक्का ये वाली पहले वाली एनर्जी बाद वाली एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस हो जाती है। लेकिन इसमें भी बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात यह है कि इसमें भी क्या होता है? कंजर्व रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी ये लॉ इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। ई की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। ई लाइज 0 से 1 के बीच में। ई क्या होता है? 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और देखो बहुत ऑब्वियस भी है। ऑब्वियस कैसे है? अब एक बात बताओ, अगर एनर्जी लॉस हो जाएगी टकराने के बाद तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो कम ही होगी, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो ज़्यादा ही होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तुम्हारी कहाँ है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है और वेलोसिटी ऑफ, अरे यार ये तो तुम्हारा, रुको एक मिनट, हाँ ठीक तो है। तो जब भी देखो डिनोमिनेटर बड़ा होगा आंसर 1 से छोटा आएगा। भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कम है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है, तो ये तो कम है और ये ज़्यादा है। अच्छा मैंने उल्टा लिख रखा है यार, यहाँ पे देखो वैल्यूज़ उल्टी लिख रखी हैं, ये तो सही लिखा है लेकिन ये उल्टा लिख रखा है। ये लिख लो आप v2 माइनस v1 और यहाँ लिख लो u1 माइनस u2, ठीक है, हाँ राइट, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो a की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो कोलिजन्स होते हैं, ऑल दोज कोलिजन्स आर इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, चलो अगला है प्लास्टिक कोलिजन। अगला है तुम्हारा प्लास्टिक कोलिजन। अब देखो प्लास्टिक कोलिजन की बात करें, प्लास्टिक को आप ये भी बोल सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक का सबसे परफेक्ट केस, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई ये तुम्हारी m1 मास की बॉडी है जो कि u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये m2 मास की वेलोसिटी है जो u2 वेलोसिटी से चल रही है। अब ये क्या करती हैं, ये करती हैं कोलाइड, ये करती हैं कोलाइड, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होता है, ये बॉडीज चिपक जाती हैं, ये फिर हटती नहीं, राइट, ये साथ में मूव करती हैं, ये चिपकी रहती हैं, यानी एक सिस्टम बन जाता है जो v वेलोसिटी से मूव करता है, एक सिस्टम बन जाता है जो v वेलोसिटी से मूव करता है, राइट। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोलिजन, यानी कि चिपक जाती हैं बॉडीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बॉडीज क्या करेंगी, स्टिक कर जाएंगी, है ना, कोलिजन के बाद। दूसरा, एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती, देखो एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, लेकिन इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व ही रहता है। इतना बेहतरीन लॉ है ये, इतना प्यारा लॉ है, यहाँ भी ये कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम इज, तो कैसा भी कोलिजन हो दुनिया का, उसमें मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा ही, यानी फॉर्मूला क्या फॉलो होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 गिव्स m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। अच्छा अब यहाँ पे तुम देखो, अब बाद में क्या है, वेलोसिटी दोनों की देखो, m1 मास की भी v है, m2 मास की भी है, तो यहाँ v रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तो ये हो गया तुम्हारा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो जाएगा m1 v प्लस m2 v। अब तुम और क्या कर सकते हो, यहाँ पे से v कॉमन ले लो, ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। ये लॉ आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा अब प्लास्टिक कोलिजन में मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन करा रहा हूँ। अच्छा ई की बात रह गई, ई की बात भी कर लेते हैं। देखो चौथा पॉइंट, ई की बात कर लेते हैं। अब एक बार बताओ, बॉडी आई, टकराई, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो थी, लेकिन क्या वो सेपरेट हुई? टकराने के बाद क्या वो सेपरेट हुई? नहीं हुई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? वो तो ज़ीरो है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो ज़ीरो है, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज़ीरो है तो ई की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। तो ई इज़ ज़ीरो, ठीक है, ई इज़ ज़ीरो इन केस ऑफ प्लास्टिक कोलिजन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा स्पेशल केस करा रहा हूँ इसका, हाँ, प्लास्टिक कोलिजन का, कि भाई देखो लेट्स सपोज ये एक गन है, ठीक है, या ये बोलो ये एक m मास, एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m मास है, राइट। ये एक बुलेट है
स्मॉल m मास की, राइट। अब ये u वेलोसिटी से चली आ रही है और ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये इसमें क्या करती है, इसके अंदर ये कोलाइड, इससे ब्लॉक के साथ ये कोलाइड करती है, ब्लॉक के साथ ही क्या करती है, कोलाइड करती है और ब्लॉक के अंदर धंस जाती है, ठीक है, ये आती है और ये क्या करती है, ब्लॉक के अंदर धंस जाती है। अब ब्लॉक के अंदर धंस जाती है तो इसकी वेलोसिटी तो थी, ये u1 है और इसकी वेलोसिटी जो u2 है वो इनिशियली 0 है। अब ये दोनों ही v वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, दोनों ही v वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, क्लियर है, राइट। तो ये जो केस है ये किसका केस है, ये केस है आपका प्लास्टिक कोलिजन का। टकराने के बाद बॉडी एक साथ हो गई, टकराने के बाद बॉडीज़ क्या कर रही हैं, स्टिक कर रही हैं टुगेदर, ठीक है, एक साथ टिकी हुई हैं, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 गिव्स m1 v1 प्लस m2 v2। तो इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका मास m है तो m इंटू u1, इसका मास है कैपिटल M लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अच्छा, अब m1 ये तो मास इसका m ही है लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है। इसका मास कितना है, दूसरी बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M, और इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई है, v हो गई है। तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो m इंटू u1 इज इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इंटू v, राइट। तो इस तरीके से हम ये स्पेशल केस, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे इस पे, है ना। तो ये केस बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हमने एक बुलेट को फायर किया और वो जाके उसमें स्टिक कर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो इट इज़ द केस ऑफ प्लास्टिक कोलिजन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कोलिजन में फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन था कोलिजन का। अभी हमको जो डेरिवेशन वगैरह करना है वो करना है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन का, राइट। हम सिर्फ इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।